हेलो दोस्तों, परफेक्ट वर्ल्ड एपिसोड 151 आज समझाया जाएगा, तो चलिए शुरू करते हैं। ये कैसी लॉ थी? यहाँ तक कि शी हाओ जैसे कठोर दिमाग वाला व्यक्ति भी अभी थोड़ा स्तब्ध महसूस कर रहा था। ये बहुत अजीब था। उग्र प्रकाश शांत था। उसके सामने लगातार बदल रहा था। लॉ के भीतर ऐसे प्रतीक थे जो देखने में ऐसे लगते थे जैसे वे धातु से बने हों। चमक से ऐसे टिमटिमा रहे थे मानो उनमें कोई वास्तविक पदार्थ हो। ये फिर से शुरू हो रहा है। शी हाओ की पुतलियां ब्लेड की तरह थीं क्योंकि वह घबराहट से आगे की ओर देख रहा था। इसके परिवर्तन हर बार अधिक स्पष्ट होते गए, अधिकाधिक वास्तविक प्रतीत होते गए, यहाँ तक कि जीवन होने की हद तक भी। इस समय आग का गोला फिर से एक पेड़ में बदल गया। उसकी सूंड एक अजगर की तरह थी जो आकाश तक फैली हुई थी। शाखाएं आदेश की दिव्य जंजीरों की तरह एक के बाद एक नीचे की ओर लटकती हुई हुलाला ध्वनियां निकालती थीं। यह अब और भी अधिक विलो देवता जैसा है। लाइटनिंग सम्राट की तकनीक आगे दिखाई दी। बिजली ने इसे घनी तरह से ढक दिया, जिससे एक मानव आकृति बन गई जो ऊपर आकाश में ऊंची हो गई। इस आकृति ने एक ऐसी तकनीक का निर्माण किया जो हजारों वर्षों के बाद भी फीकी नहीं पड़ेगी, जो अतुलनीय रूप से रहस्यमय है। पता चला कि यह ऐसा भी हो सकता है। शी हाओ बहुत हिल गया। ये लॉ सच्ची तकनीक को प्रदर्शित नहीं कर रही थी, बल्कि चीजों का अनुमान लगा रही थी, और फिर एक उत्कृष्ट अवधारणा को उजागर कर रही थी। इससे वह बुरी तरह हिल गया। यह एक दर्पण की तरह था जो बेजोड़ तकनीकों को रोशन कर रहा था। उस पल में शी हाओ को लग रहा था कि उसमें कितनी कमी है। जब उन्होंने इस लॉ की रोशनी के माध्यम से तकनीकों और दाव को देखा, तो उन्हें पता चला कि उनमें कुछ खामियां थीं। लॉ को दर्पण के रूप में उपयोग करना। शी हाओ की आंखें चमक उठीं। उसने खुद को शांत किया, और ऐसे ही उसने उन तकनीकों और दाव का अवलोकन किया। उस लॉ से उत्पन्न दृश्यों का अवलोकन किया। इसने उनके अपने दाव पथ की कमजोरियों को प्रदर्शित करते हुए एक प्रतिबिंब उत्पन्न किया। अगर मैं इसी तरह जारी रहा, भले ही मैं बिजली सम्राट या कुनपेंग नहीं हूँ, शायद मैं सबसे बड़ी शक्ति प्रदर्शित करने में सक्षम हो सकता हूँ जो केवल वे ही एक दिन प्रदर्शित कर सकते हैं, है ना? चाहे वह कोई भी बहुमूल्य तकनीक क्यों न हो, जिसने इसे बनाया वह हमेशा अपनी सबसे बड़ी शक्ति प्रदर्शित करेगा, क्योंकि वही उनके लिए सबसे उपयुक्त था। बाद की पीढ़ी के व्यक्तियों के लिए उनके साथ एक आदर्श स्थिति में सामंजस्य स्थापित करना बेहद कठिन था। चारों ओर तेज हवाएं चलीं। भूमिगत जगत में भारी हलचल मच गई। क्यूई डाओलिन लौट आया। उन्होंने न केवल 8वें-9वें स्वर्ग की कला का संचालन किया, बल्कि इस स्थान पर उतरते समय उन्होंने एक जादुई पहिया भी चलाया। दर्द का एहसास कराने वाली अकथनीय गर्मी की एक लहर ने उसके पूरे शरीर पर हमला कर दिया। चाहे वह मांस हो या आत्मा, सब कुछ जलकर राख हो जाने वाला था। ये स्थान प्रतिभा से समृद्ध हुआ। शी हाओ की आंखों में बहुत दर्द हो रहा था, और उसकी दिव्य इच्छा को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे किसी स्वर्गीय ब्लेड से काट दिया गया हो। वह बेहोश होने वाला था। ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह सबसे क्रूर पाताल में गिर गया हो। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा कि हालात बहुत खराब हैं। ये ज्वाला भड़क रही थी, अपनी शक्ति प्रदर्शित करने वाली थी। इससे उसे विपत्ति का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि जिस शाश्वत अंधकार की उसने आशा की थी वह नहीं आया। वह अभी भी जीवित था, अभी भी वहीं खड़ा था। वह लौ गायब हो गई। उसने अपना हाथ बढ़ाया, यह महसूस करते हुए कि यह क्षतिग्रस्त नहीं था। कितना दुर्जेय! ये लौ एक बेजोड़ वर्जित अस्तित्व को जलाकर मार डालने के लिए काफी है। क्यूई डाओलिन की अभिव्यक्ति जटिल थी।
जो अंतहीन सदमे को प्रकट कर रही थी। वह यहाँ के बारे में खोजबीन करने लगा। जब वह लौ फिर से शांत हो गई, कोमल और पवित्र हो गई, तो यह एक प्राचीन दीपक की तरह थी जो कभी नहीं बुझती थी। आकाश के साथ और महान दाव का अवलोकन करते हुए। हालांकि एक बार जब ये फूटा, तो यह अतुलनीय रूप से भयानक हो गया। क्यूई डाओलिन ने गहराई से समझा कि भले ही पुराना दिव्य अपने स्वर्ण युग में आया हो, वह संभवतः अभी भी एक शिकायत का पालन पोषण करेगा। प्रतीकों से बनी यह लौ बहुत ही अजीब थी। कहाँ गई? क्यूई डाओलिन ने पूछा। शी हाओ ने अपना सिर हिलाया। अभी अभी। रोशनी इतनी तेज थी कि उसे लगा कि वह जलकर राख हो गया है, इसलिए वह यह नहीं देख पा रहा था कि रहस्यमयी लौ कहाँ तक उड़ गई। क्यूई डाओलिन ने भौहें चढ़ा दी। उसकी दिव्य इंद्रियां अत्यंत शक्तिशाली थीं, लेकिन उस क्षण में वह उस रहस्यमय लौ की आभा से पूरी तरह से चूक गया, मानो वह पतली हवा में गायब हो गई हो। ये काफी अजीब था, मानो वह लौ इतनी फैल गई हो कि वह पृथ्वी से गायब हो गई हो। यह आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता था, है ना? क्यूई डाओलिन भ्रमित थी। हालांकि जब उन्होंने शी हाओ को उठाया और चारों ओर देखा, तो उन्हें इसका कोई निशान नहीं दिखा। शी हाओ ने खुद को देखा, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। ये सचमुच अजीब है। कहाँ गई? गुरु और शिष्य ने चारों ओर देखा। क्या ये तांबे के ताबूत में घुस गया? शी हाओ ने पूछा। असंभव, मैं अभी उसी दिशा में था। क्यूई डाओलिन ने अपना सिर हिलाया। वह तांबे के ताबूत और तेज रोशनी के बीच खड़ा था, इसलिए आग की लकीर निश्चित रूप से 9 ड्रैगन कंकालों या प्राचीन ताबूत के पास नहीं पहुंची। उन्होंने भूमिगत दुनिया में चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। ये चला गया। शी हाओ हैरान था। उसने तांबे के ताबूत को हिलते और 9 कंकालों को चमकते देखा। हल्की चमकीली धुंध हवा में छा गई, जिससे उतार चढ़ाव की एक चौंकाने वाली लहर निकल रही थी। फिर शून्य धुंधला हो गया, धंसने लगा। ये स्थान विकृत होने लगा। यात्रा पर निकलो। क्यूई डाओलिन की निगाहें बिजली की तरह उस दिशा में घूर रही थीं, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बदलाव बेहद खतरनाक हो सकता है। उस समय उसका मालिक गंभीर रूप से घायल हो गया था क्योंकि उसने थरी वर्ल्ड कॉफिन का पीछा किया था, जो अंततः उसके पतन का कारण बना। होंग, जो उतार चढ़ाव जारी हुए वे अत्यंत तीव्र थे। शून्य टूट गया, और एक महान सुनहरे सूरज की तरह वह टूटकर बिखर गया। इस जगह से 9 ड्रैगन कंकाल और थरी वर्ल्ड कॉफिन तुरंत गायब हो गए। अमर प्रकाश की 10 धारियां प्रकट हुईं। पता नहीं क्या होगा। मुझे वापस लौटना चाहिए और इस दुनिया में हो रहे बदलावों को करीब से देखना चाहिए। क्यूई डाओलिन ने गंभीर भाव से कहा। यह अज्ञात था कि ये परिवर्तन अच्छे थे या बुरे। इसके प्रभाव और परिणाम की भविष्यवाणी करना कठिन था। जाने से पहले क्यूई डाओलिन ने शी हाओ पर एक और निरीक्षण किया, और यह सुनिश्चित करने के बाद कि लौ अब वहां नहीं थी, वह चला गया। यदि आप इसे प्राप्त नहीं कर सकते, तो मुझे ग्रेट स्कारलेट स्काई लौ को जब्त करना होगा। वह लौ एक प्रसिद्ध प्राचीन लौ थी। प्राचीन खंडहरों से जो खुदाई हुई, वह बेहद चौंकाने वाली थी। अतीत के महान स्कारलेट आकाश स्वर्गीय भगवान ने 9 स्वर्गों और 10वीं पृथ्वी के माध्यम से बुनाई की, एक आकृति जो चरम तक भयानक थी। कोई जरूरत नहीं है। शी हाओ ने अपना सिर हिलाया। पहला कारण ये था कि वह उस रास्ते पर नहीं चलना चाहता था जो दूसरे ने अपनाया था, और दूसरा कारण ये था कि वह नहीं चाहता था कि क्यूई डाओलिन खतरे का जोखिम उठाए। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह लौ वही थी जिसे गॉडेस अकेडमी डिवाइन क्लिफ अकेडमी के साथ सौदेबाजी की चिप के रूप में उपयोग कर रही थी। बहुरंगी रोशनी चमक उठी।
वे इस स्थान से गायब हो गए और सतह पर आ गए। फिर वे उस शांत मठ में लौट आए। अगले 2 दिनों के दौरान क्यूई डाओलिन ने आकाश का अवलोकन किया, लेकिन समय समय पर वह गायब हो जाता था और विभिन्न स्थानों पर ये देखने के लिए दौड़ता रहता था कि क्या उच्च लोकों में कोई अजीब चीजें हो रही हैं। वह काफी घबराया हुआ था। इसका कारण ये था कि तांबे के ताबूत से अमर प्रकाश की 10 किरणें निकलकर असीम निर्जन क्षेत्र की दिशा में प्रवेश कर गईं। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि इससे कुछ भी न बदला हो। हा हा, एक बड़ी हंसी की आवाज आई। जब क्यूई डाओलिन फिर से गायब हो गया, तो मेहमान पर्वत द्वार पर पहुंचे। शी हाओ को सुखद आश्चर्य हुआ। वह उनका स्वागत करने के लिए बाहर गया और पाया कि यह अप्रत्याशित रूप से दूसरा बाल्टी कोंग क्यूजी था। निस्संदेह, अब यह मोर कोई गंजा नहीं रह गया था। जब वह बाहर निकला, तो उसके 5 रंग के पंख चमकदार थे, मानो आकाश में अमर सोना घूम रहा हो। ये शानदार और चकाचौंध था। आप कैसे आए? उच्च लोकों में पहुंचने के बाद शी हाओ निचले लोकों को बहुत बुरी तरह से भूल गए। जो लोग उच्चतर लोकों में प्रवेश कर चुके थे और आंतरिक विवरण जानते थे, वे इतने अधिक नहीं थे। आपने इतनी बड़ी गड़बड़ी फैला दी। अगर मैं इसके बारे में जानना नहीं चाहता, तो भी मुझे पता चल जाएगा। स्वर्ग के आदेश की किंवदंती की हार। यूयू को कमर पर काटने की खबर पहले ही कई महान संप्रदायों के युवा शिष्यों में फैल चुकी है। मैं कैसे नहीं जान सकता? दूसरा बाल्टी दिखने में काफी सुंदर था। उसने 5 रंग के पंखों वाले कपड़े पहने हुए थे। वह एक युवा रूप में बदल गया। पहले की तुलना में बहुत युवा और अधिक चरित्र के साथ दिखाई देने लगा। जो लोग उसके बारे में नहीं जानते थे, वे सोचते होंगे कि वह किसी प्रतिष्ठित संप्रदाय का महान पुत्र था। आओ, आओ, आओ। जब तक हम नशे में नहीं हो जाते, हम इसे बंद नहीं करेंगे। जब पुराने दोस्त फिर से मिले, तो स्वाभाविक रूप से कई चीजों के बारे में बात करने को हुई। शी हाओ उच्च लोकों के बारे में जानना चाहता था, जबकि सेकंड बाल्डली यह जानना चाहता था कि निचले लोकों में क्या होता है। दोनों के बीच काफी देर तक बातें होती रहीं। इसके तुरंत बाद शी हाओ को एहसास हुआ कि पर्वत द्वार के बाहर सभी प्रकार की आभाएं थीं। वे सभी शक्तिशाली थे। उन्होंने आसपास घूमते हुए कई 100 दिव्य इच्छाएं देखीं। कौन हैं वे? शी हाओ ने भौहें चढ़ा दीं। स्वाभाविक रूप से विभिन्न संप्रदायों के विशेषज्ञ। आपने यूयू को काट दिया। इन खबरों ने बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। जब उन्हें पता चला कि हुआंग यहाँ है, तो बहुत से लोग इसे देखने के लिए यहाँ आना चाहते थे। आप पहले ही एक सेलिब्रिटी बन चुके हैं, दूसरे बाल्डी ने धीरे से कहा। उनके बीच सुंदरियों की कोई कमी नहीं है। क्या मयूर दौड़ में सुंदरियां हैं? भाड़ में जाओ, वह मेरा पिछवाड़ा है। क्या आपने भी मोर कबीले की सुंदरता पर अपनी नजरें गड़ाने की हिम्मत की है? सावधान रहो, कहीं मैं इसकी सूचना ईश्वर को न दे दूं और तुम्हें अपंग न कर दूं। दोनों ने बकवास की और बेतरतीब ढंग से झगड़ा किया। हालांकि बाहर बिल्कुल भी शांत नहीं था। इसके तुरंत बाद एक ईमानदार और ईमानदार दिखने वाला छोटा मोटू पहाड़ के गेट के सामने आया। उसका चेहरा भाप के जूड़े जैसा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें क्रिस्टल की तरह शुद्ध थीं। उनका स्वरूप काफी शर्मीला था। ये किस परिवार का बच्चा है? आप एक नज़र से ही बता सकते हैं कि वह भोला और कमजोर दिमाग वाला है। अगर उसे बेच दिया गया तो उसे पता भी नहीं चलेगा। दूसरा बाल्डी उसे देखकर तुरंत खुश हो गया। शी हाओ ने एक अजीब अभिव्यक्ति प्रकट की और फिर उसने कहा, मुझे लगता है कि वह तुम्हें बेचने की भी क्षमता रखता है। उसने इस छोटे मोटे आदमी को शुद्ध व्यक्ति नहीं समझा। ओरिजिन स्काई सीक्रेट दायरे में इस आदमी का दिल काला और हाथ काले थे, जो सीधे तौर पर असाधारण प्रतिभाओं को फंसाता था।
हालांकि उन्होंने अभी भी हानिरहित होने का एहसास जारी रखा। ये बिल्कुल काओ युशिंग था। ये बंदा भी आया। आओ और हमारे साथ पियो। शी हाओ ने उसे अपने पास बुलाया। यह मोटू अत्यंत दुर्जेय है। दूसरा बाल्टी संदिग्ध था। छोटे मोटू ने बेशर्मी से हंसते हुए कहा, मैं तो बस एक छोटा सा सर्वोच्च विशेषज्ञ हूँ। अभी तो बड़ा भी नहीं हुआ हूँ। कम बकवास। आपके शरीर में उच्चतर लोकों की तीसरी हत्या की संरचना अंकित है और आप अराजक तलवार ऊर्जा को छोड़ सकते हैं। असाधारण प्रतिभाओं को आसानी से फंसाने और मारने में सक्षम हैं, फिर भी आप इस तरह की बकवास करने का साहस करते हैं। शी हाओ ने सीधे तौर पर उसे बेनकाब कर दिया। इस लानत मसीह ने उसे और दादाजी 15 को भी धोखा दिया था। दूसरा बाल्टी तुरंत चौंक गया। उसने अपनी आंखें चौड़ी की और कहा, मादरचोद। उसके शरीर में तीसरी हत्या की संरचना खुदी हुई है। मेरे कुल के पास ये भी नहीं है। लानत है फैटी, तुम निश्चित रूप से उन शैतानों में से एक हो जो अब तक शीत निद्रा में सोए हुए थे। ठीक है? सही है। वह बिल्कुल एक सनकी है, जो कह रहा है कि कैसे वह दूसरी हत्या संरचना को खोजने के लिए कुछ खंडहरों में प्रवेश करने जा रहा था और उसे अपने शरीर पर भी उकेर रहा था। ठीक इसी समय एक हथेली के आकार का बर्फ सफेद छोटा खरगोश ऊपर कूद गया। जैसे ही वह चिल्लाई, उसकी आंखें रत्न जैसी हो गईं। इसके अलावा, उसके मुंह में दवा का एक डंठल था जो चमक रहा था और एक स्पष्ट सुगंध छोड़ रहा था। शी हाओ की आंखें तुरंत गोल हो गईं। उसने गुस्से में कहा, खरगोश, तुमने मेरी जल्द ही बनने वाली पवित्र औषधि चुराने का साहस किया। वह इतना क्रोधित था कि वह उसके पीछे भागा। पिछले कुछ दिनों में, उन्होंने इस पर्वत द्वार के सबसे पवित्र स्थान में एक औषधीय क्षेत्र खोला और उसके अंदर कुछ आध्यात्मिक औषधियां लगाईं। वहां शीघ्र ही उपलब्ध होने वाली एक पवित्र औषधि भी थी। परिणामस्वरूप, जब ये खरगोश गलती से अंदर आ गया, तो उसने मूली की तरह उसे कुछ बार कुतर डाला। लगभग पूरा ही खा गया। दूसरे बाल्टी की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। ये जल्द ही बनने वाली पवित्र औषधि थी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। जब उसने शी हाओ को खुद को गिराते हुए देखा, तो बर्फ जैसा सफेद छोटा खरगोश चिल्लाया, ओरिजिन स्काई सीक्रेट दायरे में, तुम अभी भी पवित्र औषधि के मेरे डंठल को चुराने की कोशिश कर रहे थे। बहुत कंजूस। ये बिल्कुल लूना ज़ेड हरे था। माना जाता है कि वह जाति के सर्वोच्च प्राणी की छोटी बहन थी, लेकिन कई लोगों को संदेह था कि यह स्वयं सर्वोच्च प्राणी थी। शी हाओ शर्मिंदा था। अंत में वह रुक गया। आखिरकार, इस खरगोश, काओ युशिंग और स्वयं ने एक साथ कई दुश्मनों से लड़ाई की थी। इसलिए कहा जा सकता है कि उन्होंने एक साथ परीक्षणों और क्लेशों का अनुभव किया था। हथेली के आकार का बर्फ जैसा सफेद खरगोश एक अत्यंत कोमल छोटी लड़की में बदल गया जो एक चीनी मिट्टी की गुड़िया की तरह सुंदर थी। यह विशेष रूप से उसकी जोड़ी आंखों के मामले में था जो रत्नों की तरह लाल थीं। दूसरे बाल्टी की आंखें उसे घूरने से बाहर आने वाली थीं। ये लोग पर्वतीय क्षेत्र में बैठे दुष्ट पशुओं को भूनते और शराब पीते थे। बेशक, इस छोटे खरगोश ने कहा कि वह महिमामंडित तरीके से मांस नहीं खाएगा, जिससे शी हाओ के औषधीय उद्यान की हालत खराब हो गई। सौभाग्य से, उन्होंने दादाजी 15 के पास चमत्कारिक औषधि और पवित्र औषधि के कई डंठल छोड़ दिए, अन्यथा नुकसान बहुत गंभीर होता। बेशक, छोटे खरगोश ने कहा कि वह केवल सब्जियां खाता है। शराब के कुछ कप उसके पेट में जाने के बाद, वह सीधे पूरी तरह से नशे में हो गया। उसने सीधे खुली आग पर सुगंधित भुना हुआ मांस पकड़ लिया। उसे तब तक खाता रहा जब तक उसके मुंह से तेल नहीं टपक गया। दूसरे बाल्टी ने एक नकली मुस्कान प्रकट की,
उसके साथ दोस्ती करने और टोस्ट तैयार करने की पहल की। अंत में, एक पेंग ध्वनि के साथ, उसे छोटे खरगोश के पैरों द्वारा सीधे बादलों में भेज दिया गया। मैं कसम खाता हूँ, इस खरगोश के पैर बहुत शक्तिशाली हैं। दूसरे बाल्डली ने अपने दांत पीस लिए। यदि बहुत समय पहले दिव्य ज्वाला क्षेत्र में प्रवेश न किया गया होता, तो वह सीधे बेहोश हो गया होता। इस बात को छोटे मोटे काओ यूशिंग ने गहराई से समझा। उन्होंने सहानुभूति के साथ कहा, जब उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता है, तो वह हमेशा ग्रेट पेंग माउंटेन की ओर भागती है। अन्य खरगोश चील को मारते हैं, वह हर दिन महान सुनहरे पंखों वाले पेंग को मारती है। इसके प्रति, पेंग लॉर्ड ने शिकायत करना भी शुरू कर दिया और व्यक्तिगत रूप से लूना ज़ैड रैबिट के कबीले के बुजुर्ग से मुलाकात की। बकवास, मैं साल में केवल कुछ महीने ही पहाड़ की रक्षा करने और पेंगस की देखभाल के लिए जाता हूँ। छोटी लड़की ने सुधार किया। मादरचोद शैतान। दूसरे बाल्डी ने पाया कि मोटी और बड़ी, रूबी आंखों वाली छोटी लड़की को बिल्कुल भी सामान्य लोगों की तरह नहीं देखा जा सकता है। वैसे, आप पर लाइमलाइट बहुत बढ़िया है। यह कोई अच्छी बात नहीं है। विशेषकर दाओ मास्टर क्यूई के ये कहने के बाद कि सभी सर्वोच्च विशेषज्ञ और दिव्य ज्वाला क्षेत्र विशेषज्ञ आपको चुनौती दे सकते हैं। बहुत से लोग अब बेचैन हो गए हैं। और कौन आने की हिम्मत करता है? इन लोगों ने बेफिक्र होकर बातें करते हुए शराब पी। ये मुद्दा उठाया गया। हमेशा ऐसे लोग होंगे जो नफरत करेंगे। जहां तक मैं जानता हूं, हो सकता है कि कोई महान हत्या करने वाला हथियार लेकर आपसे मिलने आए। दिव्य ज्वाला क्षेत्र से भी विभिन्न असाधारण प्रतिभाएं आ रही हैं। छोटे मोटू ने कहा। शी हाओ की अभिव्यक्ति बदल गई। इस विश्व के दिव्य ज्वाला क्षेत्र में असाधारण प्रतिभाएं संख्या में कम थीं, क्योंकि लगभग सभी ने अपने साधना क्षेत्र को दबाने के लिए वह सब कुछ किया जो वे कर सकते थे ताकि वे 3000 प्रांतों की महान निर्णायक लड़ाई में महान प्राकृतिक भाग्य प्राप्त कर सकें। वे सचमुच बेशर्म हैं। दूसरे बाल्डी ने गंभीर भाव प्रकट करते हुए कहा। कोई हर्ज नहीं, 100 नदियों का एकत्रीकरण शुरू होने वाला है। इसमें भाग लेने से वापस आने के बाद, कौन जानता है, मैं पहले से ही स्वर्गीय देवता क्षेत्र में हो सकता हूँ। शी हाओ ने हंसते हुए कहा। थोड़ा और सावधान रहो, कोई सचमुच शातिर आ सकता है। क्या ऐसा है? जब शी हाओ ने ये सुना तो वह द्रवित हो गया। अमर महल का उत्तराधिकारी आ गया है, और स्वर्ग सुधार संप्रदाय की पवित्र महिला भी है। छोटे मोटू ने शी हाओ की ओर देखते हुए रहस्यमय ढंग से कहा। शी हाओ ने पलट कर कहा, ऐसा लगता है कि आप काफी कुछ जानते हैं। मैंने इसे संयोगवश ही देखा। हाल ही में, देवी अकादमी में काफी संख्या में लोग पहुंचे, सभी अलग अलग संप्रदायों के साधक थे। दाओ मास्टर क्यूई की क्रूर ताकत के डर से, उनमें से कोई भी इस जगह पर सीधे घुसने की हिम्मत नहीं करता। अस्थायी रूप से देवी अकादमी में प्रवेश करता है। इम्मोर्टल पैलेस की उत्तराधिकारी और हेवन मैंडिंग संप्रदाय की पवित्र महिला यू चान को किंग यी नाम की एक युवा महिला में काफी दिलचस्पी है। छोटे मोटू ने कुछ विचित्र ढंग से कहा। अरे फैटी, तुम काफी कुछ जानते हो ना? शी हाओ हैरान था। उसे लगा जैसे इस फैटी ने यूचान की दूसरी शारीरिक समस्या को समझ लिया होगा। मैंने ये भी सुना है कि इम्मोर्टल पैलेस के उत्तराधिकारी देवी अकादमी में प्रकट हुए थे, जो एक महिला शिष्या को ले जाना चाहते थे, दूसरे बाल्डली ने कहा। उन्होंने उस स्थान का दौरा भी किया था। बाद में अकादमी से जल्दी जल्दी यहाँ आ गए। मृत्यु को प्रणाम। शी हाओ अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अब जाकर ही उसे समझ आया कि पिछले कुछ दिनों में किंग यी क्यों नहीं दिखाई दी। पता चला कि वह अकादमी के अंदर फंस गई थी। अरे, तुम क्या करने की सोच रहे हो?
अमर महल के उत्तराधिकारी की हत्या। छोटा खरगोश उत्साह से उछल पड़ा। देवी अकादमी जा रहे हैं, शी हाओ ने कहा। उसने बाहर की ओर उड़ने की पहल की।